उपन्यास स्वप्नमयी, लेखक विष्णु प्रभाकर। इस उपन्यास में लेखक सबसे पहले स्वप्नमयी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उसका स्वभाव स्नेहयुक्त, चंचल और प्रेममय था। वो बहुत भोली थी, साथ ही साथ साहसी भी थी। अब लेखक इसमें बताते हैं कि उनकी मुलाकात स्वप्नमयी से कहाँ हुई, कलकत्ता के एक बड़े कॉलेज में, और उनको मिलाने के लिए जो भाषा माध्यम बना वो था हिंदी। लेखक की मातृभाषा हिंदी थी और स्वप्नमयी उसे सीखना चाहती थी, तो इस कारण से उसका लेखक से बातचीत होना शुरू हुआ। उन लोगों की मुलाकातें बढ़ती रही और लेखक की मुलाकात स्वप्नमयी से जो पहली बार हुई वो एक बहुत ही साधारण घटना थी, पर धीरे धीरे उन लोगों के बीच बातचीत जब बढ़ी तब लेखक को अनुभव हुआ कि उसका स्वप्नमयी की तरफ खिंचाव है। तो इस कारण से ऐसा जानकर लेखक ने स्वप्नमयी को शादी का प्रस्ताव दिया। तो जब लेखक ने शादी का प्रस्ताव स्वप्नमयी को दिया तो स्वप्नमयी का कहना था कि मैं भी तो यही कहना चाहती थी। यह सुनकर लेखक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और इसका कारण था लेखक की परवरिश। लेखक की माँ रूढ़िवादी विचारधारा की थी, उसके बहुत पुराने विचार। अब रूढ़िवादी विचार मतलब पुराने ख्यालातों के विचार, मतलब लड़का लड़की में भेद, औरतों लड़कियों को किसी पराये व्यक्ति से बात नहीं करना, घर से बाहर नहीं निकलना, तो इस तरीके से पूरे तरह से प्रतिबंध में जीवन जीना, इस तरह की चीजें लेखक ने देखी थी। क्योंकि ये गांव में निवास करने वाले इंसान थे और इनकी माता भी उसी तरह की मानसिकता की थी, तो उसी मानसिकता में पैदा होने के कारण उनकी विचारधारा भी उसी तरह से थी। और दूसरी तरफ लेखक के पिता, जो कि इस उपन्यास में जीवित नहीं बताए जाते, लेखक की माँ के अनुसार वे बहुत ही डरपोक थे और जब उन्हें कोई जवाब नहीं समझ में आता तो वो हंसने लगे। दूसरी ओर लेखक स्वप्नमयी के माता पिता का जिक्र करते हुए बताते हैं कि स्वप्नमयी के पिता पंजाबी थे और वो एक सरकारी अफसर थे, जिन्होंने सरकारी अफसर के पद से अवकाश लेकर फिर नेतागिरी शुरू कर दी। और स्वप्नमयी की माता, जो कि बंगाली थी, वो बहुत ही आधुनिक सोच की थी। स्वप्नमयी के माता और पिता दोनों ही एक अच्छे अमीर घर से ताल्लुक रखते थे और दोनों ही बड़े स्वच्छंद विचार के थे। उनकी मुलाकात बाहर कहीं हुई और दोनों में प्रेम विवाह हो गया, और जिसके कारण केरल प्रदेश में स्वप्नमयी का जन्म हुआ। क्योंकि पिता पंजाबी थे और माता बंगाली थी, इस कारण से जो संतान हुई वह वर्ण संकर कहलाई। वर्ण संकर मतलब जो दो अलग अलग वर्णों के संकर अर्थात मेल, दो अलग अलग वर्णों के मेल से उत्पन्न संतान, जो कि पिता पंजाबी थे और माता बंगाली। पर दूसरी तरफ लेखक, उनकी जाति कौन सी थी, देसवाल जाति। तो जैसे कि गांव में जाति पर बहुत ज्यादा जोर होता है, तो लेखक के परिवार वाले जाति को बहुत महत्व देते थे, जबकि स्वप्नमयी के माता पिता, जो कि स्वच्छंद विचारों के थे, उनके लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता था। और यही कारण था कि स्वप्नमयी में भी उसी तरह की सोच और विचार थे। हालांकि लेखक की पृष्ठभूमि गांव रही और उन्होंने उधर का सभी देखा हुआ था, पर उसके बावजूद भी उनकी सोच ने माँ से ज्यादा विकसित। लेखक की स्वप्नमयी के साथ शादी हो जाती है। अब शादी के बाद जब लेखक स्वप्नमयी को लेके आते हैं तो उनके कुटुंब के द्वारा उसका उस ढंग से स्वागत नहीं किया जाता। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था जाति। लेखक देसवाल जाति के थे, जबकि स्वप्नमयी वर्णशंकर थी। दूसरा, क्योंकि इन लोगों का प्रेम विवाह था और माँ जो पुराने सोच की थी, तो इस कारण से भी उनके लिए उस चीज को स्वीकार करना आसान नहीं था। स्वप्नमयी का लेखक के घर में उस तरह स्वागत नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। शादी के बाद लेखक कलकत्ता के एक कॉलेज में काम करने लगे, वहाँ वे प्रोफेसर के रूप में काम कर। और दूसरी तरफ अलका सांस्कृतिक
आंदोलनों में भाग लेने लगी, क्योंकि उसने ये सारी चीजें बचपन से ही देख रखी। अलका ने लेखक के परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए उनके परिवार के सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार शुरू किया। उसका स्नेह युक्त व्यवहार और निस्वार्थ प्रेम ऐसा था कि कोई उससे नफरत नहीं कर पाता था, पर क्योंकि वह वर्णशंकर थी, इस कारण लेखक की माँ उसे उस ढंग से स्वीकार नहीं कर पाई। स्वप्नमयी उनके परिवार के सदस्य से सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही, तो जो भी कपड़े दिए गए उसको उसने सहर्ष पहना। जो गहने दिए गए उनके नाम उसने बार बार पूछ करके याद किए। यहाँ तक कि उसने अपने कॉलेज में होने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इस परिवार के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहना और उसके भाषा का प्रयोग किया जहाँ वह प्रथम भी आई। लेकिन ये सब प्रयत्न भी लेखक की माँ पर कोई खास असर नहीं डाल पाए। अब स्वप्नमयी में एक बदलाव आया। अब इस बदलाव का कारण क्या था? स्वप्नमयी माँ बनने वाली, और स्वप्नमयी का मानना था कि नारी के जीवन की चरम परिणति माँ बनना होता है। माँ बनने की खबर जानकर स्वप्नमयी ने अलग अलग तरह की फरमाइशें शुरू की। उन फरमाइशों में क्या था? पुस्तकें, चित्र, नारियों से संबंधित चित्र, और उसने अपने कमरे को बिल्कुल अजायब घर बना दिया जिसमें विचित्र तरह की चीजें उसने इकट्ठा कर ली थी। और जो तस्वीरें उसने नारियों की लगा के रखी वो साहित्य, कला, वाद्य और युद्ध से संबंधित थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी आने वाली संतान और जो पुत्री है उसमें वो गुण विद्यमान हो। इस कारण से उसने वो चित्र लगाए। उसकी सोच थी कि माता पिता अपने संतान को अपने अनुसार बना सके हैं, और उसकी इस सोच पर लेखक को बहुत हंसी आती थी और उन्हें यह बिल्कुल पागलपन लगा था। लेकिन स्वप्नमयी इसे बहुत संजीदगी से लेती थी। स्वप्नमयी का कहना था कि अब वो विधाता बनी है, क्योंकि वो एक संतान का निर्माण करने जा रही है, और उसने निर्माता के रूप में तुलना की मेमार से, जो कि इमारत बनाता है, चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, ये सब निर्माण का कार्य करते हैं। उसी तरह से स्वप्नमयी भी एक संतान का निर्माण करने जा रही थी, जिसमें उसको एक अलग तरह के प्रयत्न की आवश्यकता थी। वह चाहती थी कि उसकी जो संतान है वो वर्तमान युग का नेतृत्व करने वाली हो और उसमें वो सारे गुण विद्यमान हो। उसने जो अपने घर में तस्वीरें लगाई थी वह सब नारियों की थी, पर उसके अतिरिक्त उनमें पौरुष वाले कोई गुण नहीं थे या पुरुषों की कोई तस्वीरें नहीं थी। ये देखकर लेखक को बड़ा ही आश्चर्य होता था। लेखक को स्वप्नमयी की ये सारी हरकतें पागलपन सी लगती थी। उसी प्रकार लेखक की माँ को भी स्वप्नमयी द्वारा की जा रही सारी चीजें पागलपन लगती थी। वह स्वप्नमयी को तो शायद कुछ नहीं कहती, लेकिन पीछे पीछे मुंह चिढ़ाती थी, जिसे देखकर लेखक को बहुत डर लगता था और उन्हें उनके बीच में कलह का एक डर बना रहता था। एक शाम स्वप्नमयी ने लेखक को अपने साथ चलने को कहा। तब लेखक उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने बहाना बनाया कि इस शरद ऋतु में कहाँ जाएंगे, और दूसरा उनका कहना था कि मैं बेकार तो बैठा नहीं हूँ, मुझे काम पे भी जाना होता है। फिर अलका ने निर्णय लिया कि वह घूमने कहीं अकेले जाएगी। लेखक ने अलका को रोकने की कोशिश की। उस पर अलका ने लेखक को समझाया कि अब वो एक स्त्री मात्र नहीं है, पर माँ बनने वाली है, और माँ कभी अबला नहीं होती, वो शक्ति से संपन्न होती है। और किसी तरह उसने लेखक को स्वयं के अकेले जाने के लिए राजी कर लिया और स्वप्नमयी चली गई। लेखक के लिए अच्छी बात यह थी कि उस दौरान लेखक की माँ गांव में गई हुई थी, और लेखक का भाई जिसकी शादी, लेखक का छोटा भाई जिसकी शादी हुई थी नंदिता से, वो दोनों शादी के बाद घूमने के लिए बाहर गए हुए थे, तो घर में कोई मौजूद नहीं था। लेखक का छोटा भाई जो कि विद्रोही स्वभाव का था और एक राजनीतिज्ञ था, उसने बचपन से ही कांग्रेस की तरफ से लड़ा था। बाद में वो समाजवादी पार्टी में चला गया, और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम नंदिता था, वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक कायस्थ कन्या यानी ब्राह्मण कन्या थी। इस प्रकार इन दोनों के बीच का जो विवाह था वो अंतर प्रांतीय विवाह था, जो कि दो अलग अलग प्रांत, छोटा भाई जो कि पश्चिम बंगाल
फिलहाल कलकत्ता में रह रहा था और उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश से थी। नंदिता के बारे में बताया जाता है कि वो रणरंगनी थी, यानी युद्ध के लिए हमेशा तैयार, उद्दंड प्रवृत्ति की थी और किसी भी चीज को वो अपने अधिकार से पा लेना चाहती थी। मांग कर पाना उसे स्वीकार नहीं था। उसका रंग सांवला था और उसका स्वभाव भी उत्पाती था। इस प्रकार ये दोनों, उनके छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी नंदिता, दोनों ही क्रांतिकारी विचार के थे। अलका के जाने के बाद 8वें दिन हरकारा यानी डाकिया अलका का एक तार लेके लेखक के पास आया, जो कि कन्याकुमारी से आया था। उसमें अलका ने जिक्र किया था कि वह बहुत खुश है और वहाँ उसको जानने वाले मिल गए, क्योंकि वो अलका का जन्म स्थल था और अलका को वहाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वह लेखक की कमी महसूस कर रही है। तो इसलिए उसने लेखक से अनुरोध किया था कि वो उसके पास आ जाए, क्योंकि वह लेखक के साथ वहाँ ऋषि और ऋषि पत्नी जैसा अनुभव करना चाहती है। लेखक ने 15 दिन की छुट्टी भरी और वहाँ के लिए रवाना हो गए। जब वो स्वप्नमयी के पास पहुँचे तो वह उसको देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो बहुत ही स्वच्छंद और बहुत ही सुंदर सी प्रतीत हो रही थी। लेखक ने स्वप्नमयी से पूछा कि तुमने इन 7 दिनों में क्या पाया? तब स्वप्नमयी का कहना था कि मैंने जो पाया वह गूंगे के गुड़ जैसा था। मतलब कि गूंगा मतलब जो बोल नहीं सका, अगर वो गुड़ खाएगा तो वो बताएगा कैसा, कि उसको कैसा स्वाद लग रहा है। मतलब उसने ऐसा अनुभव किया जिसको वो बयां नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। उसके बाद लेखक और स्वप्नमयी ने 7-15 दिन वहाँ गुजारे, जहाँ वो कभी समुद्र तट के वहाँ जाते, कभी पहाड़ी पर जाते। स्वप्नमयी अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनती, फूल धारण करती, तिलक लगाती, लेखक के साथ अलग अलग तरह के नाट्य वादन, कविताएं, सारी चीजें करती और देखते देखते समय बीता गया। लेखक ने अपने आप को स्वप्नमयी के हवाले छोड़ दिया, लेकिन इतना सब होने पर भी लेखक को वहाँ बहुत अच्छा अनुभव हुआ और 15 दिन कब बीत गए लेखक को पता ही नहीं चला। लेखक अपनी छुट्टी बढ़ाना चाहते थे, पर स्वप्नमयी के कहने पर फिर वो दोनों वापस लौट आए। वापस आने के बाद लेखक की उसकी माँ से बातचीत हुई और लेखक की माँ काफी रुष्ट नजर आ रही थी। स्वप्नमयी जब लेखक से बात कर रही थी तब उसका कहना था कि वो माँ को खुश करने के लिए गांव जाएगी। तब लेखक ने उसको उस चीज के लिए मना किया। लेखक ने कहा कि हम दिल्ली जाने वाले थे। ये जानकर स्वप्नमयी अलका बहुत खुश हुई। उसने कविता लिखी और कविता सुनाने के लिए लेखक के पास आई। तब लेखक को पता चला, शादी के 2 साल बाद लेखक को पता चला कि अलका कविता लिखी है और विद्यार्थी जीवन से ही उसे कविता लिखने का शौक है। और अलका स्वप्नमयी ने ये कविता इसलिए लिखी थी ताकि वह दिल्ली जाकर अपनी प्रिय सहेली मीनाक्षी, उसके यहाँ रेडियो स्टेशन पे जाकर इस कविता को सुना सके। फिर दोनों दिल्ली पहुँचे। लेखक 1 हफ्ते बाद दिल्ली से वापस लौट आए, लेकिन अलका को अपने कार्यक्रम के लिए वहाँ रुकना पड़ा और वो लेखक के आने के 3 दिन बाद, यानी 1 हफ्ते 3 दिन के बाद वापस लौट आई। वापस आने के बाद एक पूर्णिमा की रात को स्वप्नमयी ने लेखक से रात के समय झील के किनारे चलने का अनुरोध किया, ताकि वो पूर्णिमा का आनंद ले सके। उसकी प्रसन्नता से संतान भी प्रसन्न होगी। जब वे दोनों लौट रहे थे वापस, तब उन्हें रोने सिसकियों की आवाज सुनाई दी। लेखक स्वप्नमयी को चलने को कह रहे थे, जबकि स्वप्नमयी उस आवाज की तरफ गई। वहाँ उसने देखा कि एक कंकाल की तरह एक युवक की सिसकियां सुनाई दे रही है। उसने पाया कि वह बहुत दुबला पतला कमजोर कंकाल जैसा दिखने वाला युवक था। अलका ने थोड़ी देर उससे बात की, उसे कुछ पैसे दिए और हाथ में अपना पता देते हुए बोली कि तुम घर पर आ जाना। अगले दिन शाम को जब लेखक काम से वापस लौटे तो उन्होंने उस युवक, जिसका नाम आशुतोष था, उसको अपने घर में पाया। वह देखने में अब कुछ अच्छा लग रहा था। उस युवक ने बताया कि वह वर्धमान का रहने वाला था। उसने बीए पास किया हुआ था, लेकिन उसने अपनी डिग्री फाड़ दी और वह नौकरी की तलाश में कलकत्ता आया था। और उसने बताया कि अगर वह स्वप्नमयी को या अलका को अपनी दीदी मानता था। उसने बताया कि अगर दीदी उसको नहीं लेके आती तो वह मर ही जाता। आशुतोष अलका का बहुत ही विश्वास पात्र बन गया था, क्योंकि लेखक की माँ को लगता
पता था कि अलका एक पुत्री को जन्म देने वाली है, इसलिए वह खुश नहीं थी और वह गांव चली गई थी। उस दौरान आशुतोष ने अलका का ख्याल रखा और डिलीवरी के समय वह अलका को अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में अलका 3 दिन रही, उसके बाद घर वापस आ गई। घर आकर उसने बच्ची का अच्छे से ध्यान रखा। अब उसकी कविताओं में कुछ एक अलग तरह का बदलाव आ गया था। अब वह भक्तिपूर्ण कविताएं लिखने लगी थी। जब लेखक की माँ वापस आई तो वह बिल्कुल खुश नहीं थी और वह कन्या को, उस संतान जिसका नाम स्वप्नमयी ने दीप्ति रखा, उसको वह प्रेम नहीं दे पा रही थी। दीप्ति के जन्म के बाद लेखक और स्वप्नमयी से मिलने लेखक का छोटा भाई और नंदिता दोनों आए। तब स्वप्नमयी ने लेखक को बताया कि वह अपनी संतान दीप्ति को पालन पोषण के लिए नंदिता को देना चाहती है, क्योंकि स्वप्नमयी ने अपने प्रयासों से कन्या को वैसा बना दिया जैसा वो चाहती थी। वह चाहती थी कि रंग रूप दिखने में वह बहुत सुंदर लगे, वह तो वह करने में संभव हो पाई, लेकिन अब वह चाहती थी कि उसकी कन्या उसकी तरह स्वप्न देखने वाली ना बने, पर वह नंदिता की तरह कर्म करने वाली बने और वह संसार में अपने आप को स्थापित करने के लिए वैसे ही गुण पाए जैसा नंदिता का है। तो वह अपने आप को ब्रह्मा और नंदिता को विष्णु बताती है और कन्या को नंदिता को देना चाहती है। लेखक के कुछ कहे बिना ही अलका बच्ची को लेकर नंदिता के पास गई और बच्ची को उसके चरणों में रख दिया, जिसको देखकर नंदिता एकदम सकपका गई। ना वो खड़ी हो पा रही थी, ना बैठे ही रह पा रही थी। जब उसने लेखक की तरफ देखा तो लेखक मुस्कुराए। इससे उसको समझ में आया कि सब चीज सामान्य है। फिर अलका ने उसको बताया कि किस तरह से वह चाहती है कि उसकी संतान, कन्या संतान दीप्ति में उसके जैसा गुण आए। इस कारण से वह नंदिता को अपनी संतान को देना चाहती है। नंदिता इस चीज के लिए तैयार हो गई। यह जानकर लेखक को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब अलका और नंदिता दोनों के बीच यह तय हुआ कि जब तक अलका की दूसरी संतान नहीं होती तब तक दीप्ति अलका के पास ही रहेगी। अलका बच्ची का अच्छे से ध्यान रखने लग गई। अलका का मानना था कि जब तक बच्चा छोटा हो उसको दवाई नहीं देना चाहिए, उसे अस्पताल और डॉक्टर से भी दूर रखना चाहिए, और जब कभी इसकी तबीयत खराब होती तो इसकी बच्चे की पूरी दिनचर्या ही वो पलट कर रख देती थी और समय समय पर वो डॉक्टर के पास जाके पूछती भी थी। अब संतान की देखभाल करते हुए उसमें काफी बदलाव आ गया था। वह काफी मुखर हो गई, उसको बाहर के कामों में दिलचस्पी शुरू हो गई। वह सांस्कृतिक और सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने लगी, उत्सुकता दिखाने लगी। अब उसके घर में नारियों के चित्र की जगह पुरुषों के चित्र ने ले लिया और उसके स्थान पर उसने पुरुषों के चित्र लगाए, जैसे संत, दार्शनिक, साहित्य के प्रणेता, लोक नेता इत्यादि के। आशुतोष के भी जीवन में परिवर्तन आ गया था। अब वह शरीर से काफी स्वस्थ और अच्छा दिखाई देने लगा था। उसने लेखक के सहयोग के बिना ही एक सामाजिक संस्था में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि आशुतोष के विचार क्रांतिकारी थे, उसके कारण उसका उसके मालिक के साथ खटपट रहता था। उसके बावजूद वह काम करता रहा और युवकों के समाज का नेता बन गया था। उसने एक मंडली बनाई थी और मंडली का काम क्या रहता था, वह गांव में कहीं किसी दीन दुखी या असहाय को देखकर उसे पकड़ लेते, उसे भाषण देते, उसे लज्जित करते, उसको सारे प्रवचन देते और जाते समय लेखक को कहते कि उसे कुछ दे दे। लेखक उसे कुछ दे देते। बाद में वही इंसान अच्छे कपड़े पहने, वस्त्र धारण किए वापस आता और लेखक की दी हुई चीज को वापस लौटाता। तब लेखक को पता चलता कि अब वो इंसान जो है अपने आप की देखभाल करने के लिए सक्षम हो गया है और एक अच्छा इंसान बन गया है। इस मंडली का लेखक के घर बराबर आना जाना बना रहता था। उसके मंडली में जो लोग शामिल होते हुए थे, लेखक, कवि, व्यापारी, और उन सब का नेता था आशुतोष। और ये सब अलका को भी बहुत पसंद आता था, इसलिए ये सारे आयोजन घर में होते थे। एक दिन घर में ऐसा ही आयोजन चल रहा था कि अचानक लेखक की माँ अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर आशुतोष और उनके मंडली के लोग सब घबरा जाते हैं, लेकिन
अलका पर उसका कोई खास असर नहीं आता। अलका जाकर लेखक की माँ के पैर दबाने लगती है। लेखक की माँ पीछे हटती है, लेकिन अलका पैर दबाना बंद नहीं करती। और जब वह लेखक की तरफ देखती है तो लेखक को बहुत बुरा लगता है और क्रोध आ रहा होता है। बाद में अलका कहती है कि सभा भंग की जाती है, प्रोफेसर साहब से कॉलेज में बात करने से काम चल जाएगा। ये सब लेखक को अपनी माँ का मखौल उड़ाने जैसा लगा, तो लेखक बहुत ही क्रोधित हो गए और गुस्से में आ गए। रात में कमरे में स्वप्नमयी यानी अलका लेखक के पास आई, उनके पैर में सर रखकर रोने लगी, लेकिन लेखक पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। माँ रिश्तेदारों के सामने बराबर उस घटना का और उस तरह की बातों का जिक्र करती, जिससे लेखक का क्रोध बढ़ता जाता और वह स्वप्नमयी को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वह स्वप्नमयी को दोषी भी नहीं मान रहे थे, लेकिन वो एक तरीके से स्वप्नमयी से क्रुद्ध थे। स्वप्नमयी लेखक के परिवार वालों का ख्याल रखती रही। उतनी कटु आलोचना और खराब व्यवहार के दौरान भी वह मुस्कुराती रही और सबकी सेवा करती रही। लेखक की माँ के साथ जो संबंधी आए थे, उनमें कुछ ऐसे थे जो अलका के हम उम्र थी। वे लेखक की माँ की बुराई उसके सामने कर रही थी, जिससे अलका को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें ऐसा करने से रोका। ऐसा करते हुए काफी समय बीत गया। एक रात जब अलका लेखक के पास आई तो दोनों में बहस हो गई और अलका रोने लगी, जिसे देखकर लेखक भावुक हो गए और फिर दोनों के बीच की मतभेद कम हो गई। अगले दिन सुबह अलका ने लेखक को एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें पतों की लिस्ट थी और लेखक को कहा कि आते समय आशुतोष को इन पतों पर ढूंढकर साथ लेकर आए। शाम को लेखक एक अंधेरी गली के एक अंधेरे घर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक स्त्री को देखा जो कि बड़े आंखों वाली दुबली पतली सी स्त्री थी। उसका मुख पीले रंग का था। उसकी आंखों को देखकर लेखक एकदम से डर गए। फिर वो स्त्री लेखक को पहचान गई। उसने उन्हें नीलकंठ कहकर पुकारा और वो उन्हें आशुतोष के पास ले गई। वहाँ लेखक की मुलाकात माधवी से भी हुई, जो कि उनके लिए चाय लेके आई थी। वह घर जहाँ लेखक पहुँचे थे वो असल में माधवी का घर था। वहाँ आने वाले आवाज से लेखक को पता चला कि आसपास में रहने वाले लोग सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छे हैं। फिर लेखक आशुतोष को लेकर वापस लौट आते हैं। घर आने पर लेखक को पता चलता है कि कितनी चीजें हैं जिसको वो अनदेखा करते रहे, क्योंकि जब अगली सभा लेखक के घर में हुई वहाँ उन्होंने माधवी और उस बड़ी आंख वाली स्त्री को देखा। ये दोनों पहले भी लेखक के घर में आ चुकी थी, पर लेखक ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज लेखक को इस बात का एहसास हुआ कि किस तरह से वह इन चीजों पर ध्यान नहीं देते थे। सभा से जाने के बाद लेखक की माँ ने लेखक से बहुत ही निम्न स्तर में बात किया। उन्होंने अलका को भला बुरा कहा और कहा कि वह पराये पुरुष के साथ धमा चौकड़ी करती है, बात करती है। ये हमारे कुल के संस्कारों में नहीं आता, जो कि लेखक को सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाद में लेखक की माँ चली गई और उनके जाते ही उनके सारे रिश्तेदार भी तितर बितर हो गए और लेखक को पता चला कि एक योजना के तहत माँ उनके रिश्तेदारों को लेके आई थी। और वो योजना क्या थी जो लेखक की माँ ने बनाई थी? अपने रिश्तेदारों को गवाह बनाने की योजना। और ये चीज बाद में लेखक को पता चला। लेखक की माँ गांव चली गई। लेखक की माँ के गांव जाने के 10 दिन बाद उनका एक पत्र आया। पत्र में उन्होंने पुरानी घटना का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन उसमें उन्होंने आदेश दिया था लेखक और अलका को साथ में गांव आकर कुछ दिन साथ में बिताने का। वो भी लेखक की माँ की एक योजना थी। ऐसा करके वो अलका के नाक में नकेल डालना चाहती थी, उसे कंट्रोल करना चाहती थी। चिट्ठी की बात जानकर अलका ने लेखक से पूछा कि कब चलना है। तब लेखक ने बोला कि कभी नहीं, अगर मैं जाऊंगा भी तो उनके आदेश से नहीं जाऊंगा, पर अपने अधिकार से जाऊंगा। अलका भी इस चीज के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह खुद भी गांव जाना चाहती थी। उसने योजना बनाई कि वह अकेले नहीं जाएगी, पर मंडली के सदस्यों को भी लेकर जाएगी और वह खुश थी। शाम को अलका के पिता का पत्र आया। उसमें लिखा था कि बिहार के किसानों की बेदखली के सिलसिले में वो एक सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने जा रहे हैं और इस
चीज की चर्चा उसके अगले दिन भी अलका और आशुतोष के मंडली के सदस्य घर में कर रहे थे, जिसे लेखक ने सुना। एक शाम जब लेखक घर आए तो उन्होंने अलका को घर में नहीं पाया। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कोई भी काम अलका लेखक की अनुमति के बिना नहीं करती थी। रात के 9 बजे तक भी अलका या उसके मंडली के सदस्य का कोई अता पता नहीं था। तब लेखक दूसरी बार फिर से माधवी के घर गए। वहां जब जाके उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अलका ने दरवाजा खोला। अलका ने लेखक से पूछा कि आप नाराज तो नहीं हैं? तो लेखक ने बोला नहीं। जब अलका को पता चला कि लेखक ने खाना नहीं खाया तो उसके आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं इतना अधिकार भी आपसे नहीं ले पाई। और बाद में अलका के मुंह से निकल गया कि लेखक उस पर लांछन लगाने के लिए आ गए। तब अलका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी बात बदली और कहा कि ये मेरे मुंह से क्या गलत चीज निकल गई। आप तो प्रेमवश मुझसे मिलने आए, लेकिन मेरे मुंह से गलती से लांछन जैसा शब्द निकल गया। दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई। बाद में आशुतोष ने बताया कि वह लेखक से मिलने उसके कॉलेज गए थे, ये बताने के लिए कि उनकी सभा हो रही है और अलका भी उनके घर में है, लेकिन वह लेखक से मिल नहीं पाया। लेखक को उनके बातचीत से पता चला कि वो लोगों की बातचीत में बिहार में होने वाले सत्याग्रह का जिक्र था। उसी दौरान माधवी ने लेखक से पूछा कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम किस तरीके से उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाए, आपका इस पर क्या कहना है? तब लेखक ने कहा कि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना, मुझे अलका से कहना है। ये जानकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर लेखक अलका को लेकर घर गए। रात में दोनों को नींद नहीं आ रही थी और अलका ने लेखक से माफ़ी मांगी। तब लेखक ने अलका को कहा कि वह कोई ऐसा काम न करे जिसे उसे जेल जाना पड़े। ये जानकर अलका ने कहा कि लेखक स्वार्थी हैं और उन बनिया न होते हुए भी उनकी सोच एक बनिया यानी व्यापारी जैसी है। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह बात उन्होंने कभी बाहर नहीं आने दी थी, लेकिन स्वप्नमयी अलका के मुख से अचानक से सुन के उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेखक के कहने पर अलका ने आंदोलन में जाने वाली बात छोड़ दी, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान कविता करने में लगाने लगी। उसकी कविताएं आग उगलने लग गई। इसे सुनकर लेखक को तकलीफ पहुंचती थी। इस कारण से उन्होंने अलका को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए भी अलका अपनी पुत्री का ध्यान रखती थी। बाकी का अगले भाग में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें।